बीजेपी की एकला चलो के तहत सत्ता पाना महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के जरिए फिलहाल नजर नहीं आ रहा है, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी के तौर पर और सत्ता के बेहद नजदीक पहुंचने की स्थिति में बीजेपी जरूर है। हम नेताओं के पास चलें उससे पहले एक दृष्टि हम आपको दिखला देते हैं कि दरअसल किस रूप में क्या स्थिति है। लेकिन पहले अशोक सिंघल ही हमारे साथ स्क्रीन पर आ गए। तो अशोक, एग्जिट पोल बता रहे हैं बीजेपी अपने बूते नहीं बना सकती है सरकार, 124 सीट पर मामला अटक रहा है, प्लस माइनस 7 सीट और जोड़ लीजिए, फिर भी चाहिए। क्या कहना है बीजेपी के नेताओं का? बिल्कुल प्रसून, बिल्कुल हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस साहब हैं, बीजेपी प्रेसिडेंट है स्टेट के, उनसे बात करते हैं। देवेंद्र जी, कमी रह गई है, अपने बलबूते सत्ता से दूर रहेगी, समर्थन लेना पड़ेगा जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। तो किसका समर्थन लेंगे, शिवसेना या एनसीपी, कौन? देखिए, हमको समर्थन लेने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। एग्जिट पोल एक साइंस है, निश्चित रूप से सेफोलॉजी एक साइंस है, अपने तरीके से वो लगातार चीज़ें बताते हैं, उससे एक इंडिकेशन ज़रूर मिलता है। पर मैं आपको कहना चाहता हूँ, लोकसभा के समय भी एग्जिट पोल्स हमको 240 दे रहे थे, 250 दे रहे थे, सिंगल लार्जेस्ट कह रहे थे, लेकिन हमको पूर्ण बहुमत मिला। और इस बार भी देखिए, देश की में एक नया ट्रेंड आया है, राज्यों में जनता निर्णायक मतदान करती है, डिसाइसिव मैंडेट देती है, और महाराष्ट्र में भी जनता डिसाइसिव मैंडेट देगी। अपने बलबूते पर हम सरकार कायम करेंगे। लेकिन अगर ऐसे ही रहता है काउंटिंग के बाद, क्या शिवसेना से अलग होना इसका नुकसान हुआ, या मोदी की लहर उतनी इफेक्टिव नहीं है जितनी लोकसभा में थी? क्या आपको लगता है, क्या वजह रही? देखिए, जहाँ तक नुकसान का सवाल है, आप ही देख लीजिए, अगर आपका लोएस्ट आंकड़ा भी हम पकड़ ले 125, शिवसेना के साथ तो हम लड़ते 119 सीटें थे, और 125 सीटें लोएस्ट आपके आंकड़े से हम जीत रहे। पर मैं आपको साफ शब्दों में कहना चाहता हूँ कि हमको पूर्ण बहुमत मिलने वाला है। ये चुनौती जरूर थी, जिस समय ये टूटा हमको दुख भी और चुनौती भी थी, लेकिन उस चुनौती को हमने अवसर में परिवर्तित किया। और आज मैं ये बिल्कुल दावे के साथ कहता हूँ कि एग्जिट पोल, कुछ एग्जिट पोल हमको 151 सीटें भी दे रहे हैं, पर मैं ये मानता हूँ कि हमको बहुमत मिलेगा। नहीं, कमी रह गई। अगर मान के चले जो अधिकतर एग्जिट पोल जो बता रहे हैं, तो एनसीपी के साथ जाना बेहतर समझेंगे या शिवसेना के साथ? ये पहली बात तो ये है कि कमी रहेगी नहीं, लेकिन आपने सवाल पूछा इसलिए मैं जवाब देना चाहता हूँ। एनसीपी हमारी राजनीतिक विरोधी पार्टी है, एनसीपी के सामने नहीं जा सकते। उसको भ्रष्टवादी पार्टी के तौर पर संबोधित किया है प्रधानमंत्री जी ने, तो उनके साथ जाने का सवाल ही नहीं उठता। शिवसेना हमारी राजनीतिक विरोधी नहीं है, लेकिन एक बात जरूर है, जिस प्रकार से शिवसेना ने भारतीय जनता पार्टी को टारगेट किया है, हमने तो टीका टिप्पणी नहीं की, पर जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया है, महाराष्ट्र की संस्कृति में ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं होता। प्रधानमंत्री जी के लिए उनके पिताजी का नाम लेकर जिस प्रकार की बातें कही गई है, इससे भारतीय जनता पार्टी बहुत ज्यादा आहत है। लेकिन जितने 25 साल करीब 2 दशक तक उनके साथ गठबंधन रहा, पुरानी सहयोगी रही है, तो क्या एक यही संभावना बनती है कि शिवसेना का साथ दोबारा ले सकते हैं, और वो मुख्यमंत्री से कम मानने को तैयार नहीं है? 2.5 साल का फार्मूला हो सकता है अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो? साहब, जो सिचुएशन बनने ही नहीं वाली, सिचुएशन पर इतनी चर्चा क्यों करते हो? ये सिचुएशन नहीं बनने वाली। आप देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलने वाला है, हमारे भरोसे हम सरकार बनाएंगे। मुख्यमंत्री आप बनेंगे? मुख्यमंत्री कौन बढ़ेगा, ये हमारा लेजिस्लेचर पार्टी और पार्लियामेंट्री बोर्ड मिलकर तय करेगा, और जो वो फैसला लेंगे उसी फैसले पर पार्टी चलेगी। लेकिन जो जिम्मेवारी अगर आप पे डाली जाती है, पीछे तो नहीं हटेंगे? ये तो डिप्लोमेटिक जवाब हुआ, पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करेगा, वो तो है, एक प्रोसेस है पार्टी का, लेकिन आप जिम्मेवारी संभालने को तैयार हैं? देखिए, आज तो मैं इतना ही कह सकता हूँ कि मुझे प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी, उस जिम्मेदारी को मैंने निभाया है। आज मैं प्रदेश अध्यक्ष ही हूँ, और पार्टी जो निर्णय लेती है, जो निर्णय, उसके पीछे खड़ा रहना एक सिपाही के तौर पर, एक प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर मेरा काम है। देवेंद्र जी, जो एग्जिट पोल दिखा रहे हैं, चाहे सिंगल लार्जेस्ट है या कोई पूर्ण बहुमत दिखा रहा है, तो ये मोदी का असर है या एनसीपी कांग्रेस सरकार की 10 जो परफॉर्मेंस रही है उसकी वजह से हुआ है? देखिए, मोदी जी ने एक भावना तैयार की, कांग्रेस एनसीपी के खिलाफ जनता तो थी ही, लेकिन मोदी जी ने एक क्रेडिबिलिटी तैयार की, एक विश्वासर्हता तैयार की कि जिस प्रकार से केंद्र में अच्छी सरकार मैं दे रहा हूं, उसी प्रकार से मेरी पार्टी अगर महाराष्ट्र में चुनकर आएगी तो केंद्र की और महाराष्ट्र की सरकार मिलकर हम महाराष्ट्र को आगे ले जाएंगे। तो मुझे लगता है ये जो एक जनभावना उन्होंने तैयार की, उस जनभावना के कारण हमको इतनी सीटें मिलने वाली है, और उस जनभावना को मतों में परिवर्तित करने का काम ये हमारे लोकल यूनिट ने किया है, हमारे सिपाहियों ने किया है, हमारे कार्यकर्ताओं ने किया है। कहा जा रहा है पार्टी की ओर से कई दावेदार हैं, 4-5 दावेदार हैं, नितिन गडकरी भी एक दावेदार हैं। सवाल उठ रहे हैं कि कद्दावर नेता है नितिन गडकरी। आपको लगता है नितिन गडकरी को मुख्यमंत्री बनाना चाहिए या केंद्र में ठीक है? देखिए, नितिन गडकरी जी अगर महाराष्ट्र में आते हैं
तो हम उनका स्वागत करेंगे, क्योंकि हमारे कद्दावर नेता है। महाराष्ट्र के मंत्री के तौर पर नितिन जी ने बहुत अच्छा कार्य भी किया हुआ है और इसलिए बिल्कुल वो इस पद के लिए लायक उम्मीदवार है। लेकिन नितिन जी ने स्वयं यह तय कर दिया और उन्होंने इसकी घोषणा की है कि मैं महाराष्ट्र में वापस नहीं आना चाहता, और इसलिए मुझे लगता है कि आखिर उनको निर्णय लेने का अधिकार है, उन्होंने निर्णय लिया है। क्या पार्टी में कोई भी व्यक्ति अपना निर्णय ले सकता है? अगर पार्लियामेंट्री बोर्ड, आपने कहा कि पार्लियामेंट्री बोर्ड तय करता है किसी व्यक्ति को कौन मुख्यमंत्री पद का दावेदार होगा, कौन क्या बनेगा, तो नितिन गडकरी क्या खुद डिसाइड कर सकते हैं? वो कुछ महाराष्ट्र नहीं आना चाहते? देखिए, वो एक कद्दावर नेता है और अपना निर्णय लेकर वो पार्टी को बताना, ये वो निश्चित रूप से कर सकते हैं। मानना नहीं मानना पार्टी के हाथ में है, लेकिन उन्होंने अपनी पोजीशन साफ कर दी है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। एक सवाल हमारा पूछ लीजिए जरा सा, रोकिए उन्हें। देवेंद्र जी, एक आखिरी सवाल प्रश्न पूछना चाह रहे हैं, एक आखिरी सवाल जी, प्रश्न बोलिए। पहला मौका है महाराष्ट्र की राजनीति में कि बीजेपी नंबर 1 होने वाली है। क्या महाराष्ट्र में राजनीति इसके बाद से बदल जाएगी? बिल्कुल, प्रसून ये सवाल पूछ रहे हैं स्टूडियो से कि पहला मौका है बीजेपी को इस लेवल तक पहुंचने में, सरकार बनाने के नजदीक है जो एग्जिट पोल है, तो क्या महाराष्ट्र की राजनीति बदल जाएगी? निश्चित बदलेगी साहब। महाराष्ट्र की राजनीति में एक लोकाभिमुख सरकार हम देने वाले हैं, जनता की सरकार हम देने वाले हैं, और जिस प्रकार से केंद्र में मोदी जी ने एक मजबूत सरकार कैसे परिवर्तन कर सकती है, कैसे ब्यूरोक्रेसी को इफेक्टिव कर सकती है, वो हम महाराष्ट्र में करके दिखाएंगे। महाराष्ट्र को हम आगे ले जाएंगे। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, मुख्यमंत्री बनते या सरकार बनते? देखिए, हमारी सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम हम ये करेंगे, जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन और सुशासन देने की कोशिश करेंगे। आज महाराष्ट्र को गुड गवर्नेंस चाहिए और वही हमारा काम है। राज ठाकरे का क्या करेंगे? नॉर्थ इंडियंस को लेके जो टारगेट करते रहते हैं, राज ठाकरे पे कोई हाथ नहीं डाल पाता है, उद्धव ठाकरे पे कोई हाथ नहीं डाल सकता है, जिस दिन से पिटाई करते हैं उनको भगाने की कोशिश करते हैं यहाँ से, मुंबई से, तो आप उनका क्या इलाज करेंगे, उनका क्या कार्रवाई करेंगे? हमारी सरकार ये राजधर्म का पालन करेगी, चाहे कोई भी क्यों ना हो उनके खिलाफ कार्रवाई, चाहे राज ठाकरे क्यों ना हो। देखिए, हमारी सरकार राजधर्म का पालन करेगी और राजधर्म व्यक्ति नहीं देखता। एनसीपी और कांग्रेस के कितने नेता जेल में होंगे? प्रसून वो निकल गए हैं ये जवाब दे करके। जी, कोई बात नहीं। ये सवाल बार बार उठ रहा था कि बीजेपी सत्ता में आएगी तो भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रही थी अशोक कि हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, वो कार्रवाई राजधर्म के तहत होगा या अब धर्म का राज वहां पर हो जाएगा? बहरहाल बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने लंबी बातचीत। महाराष्ट्र में एग्जिट पोल के मुताबिक हंग असेंबली की स्थिति है, यानी त्रिशंकु विधानसभा है और उसमें बीजेपी अपने बूते सरकार नहीं बना सकती है, लेकिन बहुमत के जादुई आंकड़े के बेहद नज़दीक बीजेपी पहुंची है और ये महाराष्ट्र की सियासत को एक नई दिशा दे सकती है, क्योंकि बीजेपी इससे पहले लगातार तीसरे नंबर पर ही रही है इतिहास के झरोके में। अगर पलट के 10, 20, 30 साल तक की राजनीति बीजेपी के जरिए परखे या उससे पहले की स्थिति देखें तो भी। पंकज खेलकर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज, पश्चिम महाराष्ट्र में खासतौर से शरद पवार की सियासत का केंद्र माना जाता रहा है और अगर एग्जिट पोल के नज़रिए से देखें तो सबसे खराब स्थिति में पिछले 15-20 वर्षों में एनसीपी आ रही है। शरद पवार की राजनीति यहां पर खत्म होती है या राजनीति यहां से बदलेगी? देखिए प्रसून, जो यहाँ पर देखने को मिला कि जिस प्रकार से मतदाता बाहर निकलकर वोट करने आया है, चाहे वो बारामती शहर कहिए या इंदापुर कहिए, पूरे पश्चिम महाराष्ट्र के जो भी सेंटर्स है, कोल्हापुर भी कहिए, सब जगह 70% यानी कोल्हापुर में तो 75% हुआ है। 5 बजे तक बारामती में 70 था और इंदापुर में तो 5 बजे तक 74 था। तो अब ये आंकड़े आ रहे हैं कि लगभग इंदापुर में 78% होगा। तो यहाँ पर एक नई दिशा मिलेगी राजनीति को। और जो बात चल रही है कि शरद पवार का जो राजनीति है, जो उनके लोगों से हमारी बात हुई है कि इतने सीजन खिलाड़ी है वो, भले ही इस बार बीजेपी को वर्चस्व मिला है, वोटों का मार्जिन जो है वो कम हो जाएगा। अजित पवार की अगर बात करें तो उन्हें लास्ट टाइम यानी 2009 में 1,05,000 का लीड था, तो वो इस बार बहुत कम होगा ऐसा सबका अनुमान है। और ये जो सारा हुआ है ये मोदी जी का करिश्मा ही कहिए कि जिस प्रकार से उन्होंने पोर्ट्रे किया है, जिस प्रकार से यहाँ पर रैलीज की है और जो मुद्दे उठाए हैं, चाहे वो धनगर समाज का ही मुद्दा यहाँ पर पश्चिम महाराष्ट्र में गए, खासकर बारामती इंदापुर इलाके में जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में धनगर समाज है, तो ये सारे बातें उनके अगेंस्ट जा रही है। और आखिर में जो बातें उनके ही नेताओं ने कही तो खुद के
पांव पर कुल्हाड़ी मारने वाली बात कही, चाहे नहीं, वो एक आर आर पंकज पाटिल एक का बात मामला बताइए, हो, आपने धनकर समाज का अजित जिक्र पवार- किया, ये आपने अच्छा कहा, धनकर समाज बीजेपी के साथ जुड़ गया, राजू शेट्टी बीजेपी के साथ जुड़ गए, रामदास अठवले, ये जो पश्चिम महाराष्ट्र की पूरी बेल्ट है, धनकर समाज की हो या गन्ना किसानों की बेल्ट हो, बीजेपी को बहुत स्ट्रेटजिकली इस गठबंधन का लाभ मिला, ये भी माना जाए? बिल्कुल प्रसून, बीजेपी को बहुत ही बढ़िया तरीके से जिस प्रकार से खुद को उन्होंने सामने रखा, जिस प्रकार से वे जो छोटे जो पार्टियां हैं उनसे वो जुड़ते गए, चाहे वो शेतकरी संगठन हो, राजू शेट्टी का स्वाभिमानी शेतकरी संगठन, या यहाँ पर धनकर समाज जो हो महादेव जानकर का, ये सारे जो समाज उनके साथ जुड़ गए हैं। तो एक प्रकार से धीरे धीरे एनसीपी के खिलाफ जो जनमत खड़ा हो गया है। तो भले ही बारामती में आपको विकास दिखता हो, लेकिन जो आसपास के गांव है जहां पर कंप्लेंट्स आ रही है, जो शिकायत है कि यहाँ पर विकास, यहाँ पर एक तरह से अनदेखी हुई है, तो ये सारी बातें एनसीपी के खिलाफ जा रही है। और यहाँ पर दूसरी बात अगर कहना चाहूँ तो पश्चिम महाराष्ट्र में जो और भी चौंकाने वाली बात हो, या सबकी नज़र जहाँ पर है, यानी कराड़ मुख्यमंत्री की जो सीट है, वहाँ पर भी उनके खिलाफ ऐसे प्रत्याशी खड़े हैं कि हो सकता है कि उनकी सीट भी धोखे में आ जाए। तो कुल मिलाकर जहाँ पर बीजेपी बढ़ रही है, वहीं पर एनसीपी भी और कांग्रेस भी कहीं ना कहीं कम होती नजर आ रही है। संजय, एक छोटा सा कमेंट इस पे चाहेंगे कि क्षेत्रीय राजनीति क्या खत्म होने की स्थिति में धीरे धीरे आ रही है? ये स्थिति इस देश के भीतर आ सकती है या 2014 के लोकसभा के चुनाव और या उसके बाद जो विधानसभा के चुनाव हो रहे हैं, इस बात से इस निष्कर्ष पे पहुंचना कि क्षेत्रीय दलों की राजनीति खत्म हो रही है, मुझे लगता है थोड़ी जल्दबाजी होगी। 2014 के चुनाव में भी कई क्षेत्रीय पार्टियां हैं जिन्होंने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया अपने राज्यों में, और जो उपचुनाव हुए उसमें भी आप देखिए क्षेत्रीय पार्टियों ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया। ओके, हम शिवसेना के नेता से पूछते हैं, हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। क्या शिवसेना का फैसला आपको अब भी लगता है कि सही रहा अलग होने का? शिवसेना ने पहली बात तो ये फैसला नहीं किया था कि अलग हो जाए, ये तो फैसला उन्होंने किया, बीजेपी ने किया और हम पे लाद दिया। लेकिन चलो, जो बात हुई सो हुई, हमने इस चुनावी जंग में हमने अपने आप को पेश किया, प्रदर्शन अच्छा रहेगा। और अब भी हम दावा करते हैं, हमको ये कॉन्फिडेंस है कि हम शिवसेना अकेले ही 145 का मैजिक फिगर पार कर देगी। देसाई साहब, एक सवाल चाहेंगे, क्योंकि एग्जिट पोल दिखा रहा है हंग असेंबली की स्थिति, तो क्या शिवसेना सौदेबाजी के तहत ही जा सकती है बीजेपी के साथ? अगर ये आपकी जो अटकलें लगा रहे हैं कि भाई ये इसमें एक नंबर की जिस तरह से एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल में बार बार दिखाया जा रहा है कि भाई उसी को हमारे दिमाग में या हमारे सोच में ये आशंका है कि ये आंकड़े कहाँ से आए, क्योंकि ग्राउंड रियलिटी कुछ अलग है। और इस पे अगर उस पर बहस या ये नहीं करना चाहते, जो सवाल आपने पूछा है उसी पे सीधा जवाब दूंगा कि इस बारे में अगर कुछ ऐसे अटकलें या ऐसी बातें बनती हैं जो आशंका आपने जताई है कि अगर शिवसेना को उतने नंबर नहीं आते, तो उसके ऊपर जो भी किया जाए, जो भी होगा, उसके ऊपर का फैसला शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव जी लेंगे। इस पे शिवसेना पार्टी से कोई बयानबाजी नहीं करेगा, क्योंकि ये ओपिनियन या ये डिसीजन पूरा उद्धव जी का रहेगा पक्ष प्रमुख के नाते। जी, यानी एक संभावना बनी हुई है, दरार इतनी मोटी हुई नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया देसाई साहब, एक संकेत है। और इस बात का जिक्र लगातार बीजेपी के नेता भी अभी 19 तारीख से पहले कहने से हिचक रहे हैं, लेकिन एक अगर हंग असेंबली की स्थिति में बनती है परिस्थिति, तो शिवसेना बीजेपी साथ आ सकते हैं, इससे इनकार नहीं किया जा सकता है। चाहे कितनी खटास हो, चाहे कितनी उंगलियां उठी हो, चाहे कितने भी बार